नमस्कार दोस्तों, आप सभी लर्नर का मेरे YouTube चैनल एमके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप स्कूल स्टूडेंट हैं और आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के सारे कंटेंट जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं बड़े आसान भाषा में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप सभी लोग हमारे वीडियो को बड़े अच्छे ढंग से देखेंगे तो बहुत ही सही आप लोग समझ लेंगे और अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर लेंगे। यह सारे वीडियो आपके स्कूल एग्ज़ाम से लेकर के अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं चैप्टर 11 से। इसके पहले हम लोगों ने 10 चैप्टर कवर किया हुआ है। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में उन सारे 10 चैप्टर को देख सकते हैं, अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज की हम लोग एक क्लास शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रकृति की अमूल्य संपदा। क्या नाम है? प्रकृति की अमूल्य संपदा। प्रकृति की संपदा को अमूल्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पीछे कुछ वजह है। वजह यह है कि प्रकृति हमें जो प्रदान कर रही है वो बहुत ही अनोखा है और अनोखा होने के साथ साथ बहुत ही अद्वितीय है, जिसकी वजह से उसको अमूल्य संपदा कहा गया है। क्योंकि उसके निर्माण का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कठिन है, जो मनुष्यों के द्वारा निर्माण बहुत ही असंभव है। समझिए, पर्वतों का निर्माण जो होता है वो प्रकृति के द्वारा ही हो सकता है, हम मनुष्य के हाथ में वो चीज़ नहीं है। बड़ी बड़ी नदियों, झीलों, झरनों का निर्माण होना बहुत ही अद्वितीय है, वो मनुष्य के द्वारा होना असंभव है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्माण संभव नहीं हो, केवल प्रकृति के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए प्रकृति की संपदा को अमूल्य संपदा का नाम दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जल है, इसी प्रकार से वायु है, इसी प्रकार से कुछ अन्य गैसें हैं जिनका निर्माण सिर्फ पृथ्वी पृथ्वी है, जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए प्रकृति से ये सारी चीज़ जो हमें प्राप्त होती हैं उनको अमूल्य संपदा ही कहा गया है। जैसे यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, पहला पॉइंट है 11.1 वायु। तो वायु में कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक हैं। जैसे गैसें हैं, जैसी गैसें मतलब ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ये सारी गैसें ऐसे होती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है उनका प्रतिशत 21% है। उसके साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस जो होती है उसका जो प्रतिशत है वो 78% है, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें 1% के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से अन्य सारी गैसें हैं जो 1% के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक सुबह भूमि और सूर्या दो स्टूडेंट हैं। अज्जू को श्वास संबंधी व्यायाम करते हुए देखते हैं। अज्जू उन्हें भी व्यायाम करने के लिए बुलाती है। वे कहती है कि मैं गहरी श्वास ले रही हूँ और बाहर छोड़ रही हूँ। यह क्रिया फेफड़ों में शुद्ध हवा लेने में सहायक है और हमें स्वस्थ रखती है। भूमि और सूर्या भी अज्जी के साथ बैठ जाते हैं और गहरी श्वास लेने की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये एक श्वास संबंधी जो एक्सरसाइज है वो क्या है, उसको हम लोग बोल सकते हैं अनुलोम विलोम। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग अनुलोम विलोम कहते हैं। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन हो चाहे वो एक्सरसाइज की कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग जब श्वास को लेते हैं तो ऑक्सीजन सहित श्वास लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से होते हुए पूरे शरीर में प्रवेश करती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारी सांस को छोड़ने में जो वायु होती है उसके साथ साथ हमारे शरीर में उपस्थित जो
कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट गैसें होती है वो भी बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्रियाकलाप से हमने पाया कि श्वास को लंबे समय तक रोकना कठिन होता है, क्योंकि श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, अतः हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम जीवों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया कि आप जानते हैं कि हम भोजन अथवा जल के बिना तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना कुछ क्षण भी जीवित रहना हमारे लिए नामुमकिन है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या आप वायु में उपस्थित गैसों के नाम बता सकते हैं? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसें उपस्थित होती हैं। इसमें बहुत सारी गैसें जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और नीचे दिया गया और कुछ भी जानने के लिए अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक 100 में से अंशों की संख्या है, इसे प्रतिशत के संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक, और देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों का प्रतिशत दिया गया है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, यानी 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और अन्य गैसें जैसे आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उस समय 1% दिया गया है। ठीक है, पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों के हिलने या पंखे को चलाने पर अथवा किसी खुली पुस्तक के पन्नों की फड़फड़ाहट आदि के द्वारा आपने वायु की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। कभी कभी वह बहुत गति से चलती है, जैसे आंधी के समय, या कभी कभी यह धीमी गति से चलती है, जैसे बयार या मंद पवन। आपने भी अनेक प्रकार फिरकी के साथ खेला होगा। ठीक, और भी जाने के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया है, जैसे तमिलनाडु का मुपंडल पवन चक्की फार्म, राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की पार्क और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के कुछ प्रमुख पवन चक्की फार्म हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले अन्य पवन चक्की फार्म के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। पवन चक्की क्या होता है? तो पवन चक्की एक ऐसी चक्की होती है जो पवन के माध्यम से चलने वाली होती है। जैसे यह पवन चक्की का एक चित्र दिया गया है, यह बिजली उत्पन्न करता है। इसको जो है वायु के दिशा में इस प्रकार से लगाया जाता है कि जब वायु चले तो इनके जो पंखे हैं, ये पंखे जो है नाचें, और जब पंखे नाचते हैं तो इससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है, और वो बिजली हमारे घरों में, कस्बों में सप्लाई होती है। ठीक है, और देखते हैं अब यहाँ पर जल के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, अब वो दोनों स्टूडेंट हैं, भूमि और सूर्या, आज जी को गायों के लिए नान में पानी भरने, बगीचे में साग सब्जी और औषधीय पौधों को पानी देने में सहायता करते हैं। अज्जी उनको सिखाती हैं कि पौधों को पानी किस प्रकार दिया जाए जिससे पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग हो सके। ठीक है, और उसमें एक भी बूंद व्यर्थ न जाने पाए। क्या आप अपने दैनिक जीवन में जल के कुछ अन्य उपयोगों के विषय में सोच सकते हैं? अपने विचार नीचे बता सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए एवं साफ सफाई करने के लिए।
इसे फसलों उगाने के लिए, औद्योगिक कार्य करने के लिए इन सारे स्थानों पर जल का उपयोग किया जाता है। हमें कहाँ से जल प्राप्त होता है? जल के विभिन्न स्रोतों की एक सूची आप लोग बनाइए। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अधिकांश जल महासागरों एवं समुद्रों में पाया जाता है, परंतु यह जल नमकीन होता है, इसलिए यह जल घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृदु जल की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चादरों अथवा हिम, नदियों या झीलों में और पृथ्वी की सतह के नीचे भूजल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, बर्फ की चादरों, हिम या भूजल से मृदु यानी अवलवणीय जल प्राप्त करना कठिन होता है। मृदु जल कुछ मात्रा में तालाबों, नदियों, झीलों और कुओं से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। जल अमूल्य होता है, क्योंकि जल एक ऐसी मटेरियल है जो बहुत ही जल्दी से निर्माण इसका हो नहीं सकता है। भूमिगत जल का निर्माण बहुत ही जल्दी से, बहुत ही तेजी के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि जल चक्र के माध्यम से पृथ्वी पर जल का बैलेंस बना हुआ है। ठीक, जल अमूल्य है, इसलिए आज जी उन्हें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना सिखा रही हैं। क्या आप अनुभव करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में और उनकी गतिविधियों में जल का उपयोग सही प्रकार से हो रहा है? क्या आपने दैनिक कार्यों में जल को व्यर्थ होते हुए देखा है? आइए अब जानें कि कौन सी गतिविधियों में जल व्यर्थ हो रहा है और इसे व्यर्थ होने से किस प्रकार रोका जा सकता है। तो जैसे हाथ धोना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना, नहाना, खाना पकाना, बागवानी करना, दांत साफ करना। तो इन सभी क्रियाकलापों में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जल कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें जल वेस्ट होते हैं, जैसे दांत साफ करने के अंतर्गत हम लोग टोंटी को खोल लेते हैं और जल बहता रहता है। बागवानी के समय में जहाँ जितनी जल की आवश्यकता होती है, वहाँ उतनी जल उपलब्ध होने के बाद जल बहने लगता है और हम लोग ध्यान नहीं देते। खाना पकाते समय टोंटी खोल लेते हैं और हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं, और जब ज़रूरत नहीं है तब भी टोंटी खुली हुई है। नहाने के अंतर्गत हम लोग आजकल वर्तमान समय में समरसीबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह समरसीबल चालू कर लेते हैं, नहाते रहते हैं, जिससे पानी बहुत अधिक वेस्ट होता है। बर्तन है, सिंक में लगे हुए नल को हम लोग खोल देते हैं, जल बहता रहता है और हम लोग धोते रहते हैं, यहाँ भी वेस्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य सारी गतिविधियाँ हैं जहाँ पर हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जल का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से हम लोगों को करना चाहिए। इस तालिका में प्राप्त हुई जानकारी से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अब हमारी बात को सुनने के बाद आप लोग ध्यान दे सकते हैं और अपनी बात को बता सकते हैं कि हमें जल को व्यर्थ होने से रोकने के लिए किस प्रकार सावधानियां बरतनी चाहिए। जल के अपव्यय को रोकने के लिए आप और आपका परिवार क्या कर सकता है? जल की हानि को कम करने की कई विधियां, उदाहरण के लिए उपयोग में न होने पर नल को बंद कर देना, जल के रिसाव को सही करवाना, जल का पुनः चक्रण एवं जल संचयन भी जल बचाने में सहायक होता है। हमारे देश विभिन्न नदियों, झरनों और झीलों से समृद्ध है। क्या आपने प्लास्टिक, थैलियों और रैपर्स आदि को जल की सतह पर तैरते हुए देखा है? हम मृदु जल के स्रोतों में कचरा यानी अपशिष्ट पदार्थों को फेंक कर प्रदूषित कर देते हैं। घरों और उद्योगों से निकलने वाली अपशिष्ट जल स्रोतों में मिलते हैं, जो जल को प्रदूषित कर देते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में बहुत ही अधिक फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जहां से बहुत से अपशिष्ट पदार्थ निकलने रहते हैं। उसी के साथ में इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, और आबादी के बढ़ते हुए हर घरों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता रहता है, जो अपशिष्ट पदार्थ नदियों में, तालाबों में, महासागरों में मिला दिया जाता है, और उन अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से ये सारे जल जो हैं, इनमें से कुछ जल
जैसे नदियों और तालाबों का जल है, वे सारे जल मृदु जल होते हैं और उनमें जाते हैं तो वे प्रदूषित हो जाते हैं। ठीक, तो जल प्रदूषण करने वाली मानवीय गतिविधियों को पहचानिए और उनमें सावधानी बरतने की कोशिश करिए। आपका और हमारा कार्य है। कक्षा में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए कि आप जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। प्रदूषित जल सजीवों के उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, क्योंकि प्रदूषित जल में बहुत से हानिकारक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। मृदु जल के स्रोतों सीमित होने के कारण भारत में अनेक भागों में जल की कमी है। कुछ स्थानों पर लोगों को पीने के जल को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। सभी के पास जल की समान उपलब्धता नहीं है, इसलिए हमारे लिए जल का संरक्षण करना और उसका विवेकपूर्वक इस्तेमाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमें प्रदूषित होने से भी बचाना चाहिए ताकि यह जीवित प्राणियों के उपयोग के लिए उपयुक्त हो सके। आप जल संरक्षण की कौन सी विधियां सोच सकते हैं, आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। जल संरक्षण के लिए जल संचयन एक विधि है। बहुत से भवनों में वर्षा के जल को बाद में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित कर एवं संग्रहित किया जाता है। इसे वर्षा जल संचयन की विधि कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि वर्षा का जल घरों, आवासीय क्षेत्रों और विद्यालयों में संचयित किया जाता है? भारत में वर्षा का जल संचयन की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान एवं गुजरात में पानी की कमी जल संचयन के लिए बावड़ी एवं नाव बनाए गए हैं। इन बावड़ियों में जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था है। ये बावड़ी का चित्र दिया गया है। ठीक है, यह बावड़ी जो होती है, इस हेतु धरती में लंबे गहरे गड्ढे, खाइयों के अंदर की दीवारें पत्थर के टुकड़ों से इस प्रकार बनी होती है कि इससे इन खाइयों में जल का रिसाव न हो सके। आप जल संचयन की इन पारंपरिक पद्धतियों को अपने आसपास खोजें और इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें। ठीक, और देखते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जो आपके स्कूल एग्जाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है तथा इसका महत्व आप लोग पता लगा करके अपनी नोटबुक में लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय में हमने जल चक्र के बारे में सीखा, जहां सूर्य के वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपने कभी अपनी माँ या दादी को कई दिनों तक सूर्य की गर्मी में कटे हुए कच्चे आमों को सुखाते हुए देखा है? आइए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के विषय में अन्वेषण करें और जानें। सूर्य से ऊर्जा, जैसा कि आप लोग बताना चाहेंगे कि धरती पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य ही होता है। भूमि और सूर्य दोपहर की कड़ी धूप वाले दिन अज्जी को मिर्च सुखाने में सहायता कर रहे हैं। अज्जी ने कहा, हम इसे सुखाने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। जब ताज़ा मिर्च उपलब्ध न हो तो हम सूखी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको घर ले जाने के लिए भी कुछ सूखी हुई मिर्चें दूंगी। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है? सभी पौधे और जंतु इसी पर निर्भर कर रहते हैं। हम विभिन्न कार्यों के लिए सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश का उपयोग करते हैं। वे कौन सी गतिविधियां हैं जिनके लिए हमें ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश की आवश्यकता होती है? आप लोग बताएंगे। भूमि हमारे शरीर में सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के उपयोग को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाती है। क्या आप कुछ अन्य उदाहरणों के साथ इसकी सहायता कर सकते हैं? एक दिन दोपहर में भूमि और सूर्य अज्जी के घर के पास एक मैदान से गुजरते हैं जहां उन्हें घास चरती हुई गाय दिखाई देती है। वे सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने की बात कर रहे हैं। आगे दिए गए वार्तालाप को ध्यान से पढ़िए और उत्तर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ये वार्तालाप दिया गया है।
कि इस गाय को देखो, यह घास खा रही है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। इन्होंने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि इस गाय को सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। फिर आगे कहा, गाय धूप में खड़ी है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। फिर इन्होंने कहा, गाय घास खा रही है, घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। इस प्रकार गाय को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवों को ऊष्मा गर्मी प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है, वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या जानते हैं इस चीज़ के बारे में, जो बताया जा रहा है कि भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। और आगे देखते हैं कि आपने छतों, विद्युत के खंभों के ऊपर या ट्रैफिक सिग्नल पर सौर पैनल देखे हैं। सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने अथवा सौर जल ऊष्मक में जल गर्म करने के लिए भी किया जाता है। हमारे आसपास भी बहुत से सौर पैनल हम लोगों ने देखा है। ठीक है। और देखते हैं, सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित होते हैं। हम पौधों और जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर यह चक्र सूर्य के कारण ही संभव है, अतः हम सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर करते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, आइए खोजते हैं। ठीक है। आगे हम लोग वन के बारे में देखते हैं। एक सुबह अज्जी सैर के लिए भूमि और सूर्या को जंगल में ले जाती है, जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधे, झाड़ियां और वृक्ष मिलते हैं। अज्जी बताती है, वन विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं। रास्ते में वे भूमि पर गिरे हुए कुछ नेलिकाई यानी कन्नड़ में आंवले का नाम इकट्ठा करते हैं और अज्जी उन्हें बताती हैं कि हमारे गांव में पेड़ों से फल न तोड़ने की परंपरा है। उन्हें पशुओं और पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, कम से कम 5 ऐसे उत्पादों की एक सूची बनाइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न है, एक बड़े वन क्षेत्र को काटने के क्या परिणाम हो सकते हैं? एक प्रस्तुति बनाइए आप लोग। ठीक है। और उसका रोल प्ले स्कूल में आप लोग कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं। पक्षियों और कीटों सहित कई जंगली जंतुओं के लिए वन एक प्राकृतिक आवास भी होता है। वह उन्हें भोजन और आश्रय भी प्रदान करता है, क्योंकि जो जंगली जीव होते हैं उनके लिए भोजन की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो वनों में ही होती है। क्योंकि वनों में छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर फल होते हैं, वे सभी उनके लिए भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। जीवों में विविधता प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करती है। पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। एक नए वन को उगाने या किसी लुप्त हुए वन को पुनर्स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि पेड़ों को तैयार होने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है। एक नए वन को उगाने और पुनर्स्थापित करने में बहुत समय लग जाता है। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग के दादा बाबा का भी बताते होंगे कि हमने यहाँ पेड़ लगाया था और आज पिछले कई सालों से ये इसमें फल आने लगा है और हम लोग इसके फलों को खा रहे हैं। तो उन्होंने अपने युवावस्था में उस पेड़ को लगाया होगा, तब जाके आज वो फल दे रहा है। वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई महीने में मनाया जाता है। यह एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है। इस उत्सव के दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं
और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता पैदा की जाती है। क्या आप जानते हैं, एक पॉइंट इसमें दिया गया है और इसमें एक कहानी दी गई है कि भारत में प्राचीन काल से ही वनों का आदर, रक्षण और संरक्षण करने की परंपरा रही है। पवित्र उपवनों के बारे में आप पहले ही सजीव जगत में विविधता पाठ में पढ़ चुके हैं। पेड़ों की कटाई को रोकने और इस प्रकार वनों को बचाने के लिए सामान्य लोगों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन ऐसा ही एक प्रयास है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गई। इस प्रकार से ये बहुत ही फेमस चिपकू आंदोलन है। ठीक है, इसका उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना है। आप भी अपने समुदाय में वन महोत्सव की योजना बना सकते हैं। भूमि और सूर्य ने जंगलों में घूमने के दौरान देखा कि जमीन पर बहुत सारी पत्तियां हैं और मृदा जमीन पर दिखाई देती हैं। अज्जी ने बताया, पौधों की जड़ें मृदा को जकड़ कर रखती हैं और उसे बहने से रोकती हैं। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती हैं और मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करती हैं। इस मृदा का उपयोग नए पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। प्रकृति में यह पुनर्चक्रण का एक उदाहरण है। आइए हम मृदा को अधिक विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज। चूंकि यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल के वीडियो में हम लोग मृदा, चट्टानें और खनिज से इस चैप्टर की शुरुआत फिर से करते हैं और कल की डेट में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल एमके क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट को लेकर जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर को बड़ी आसान भाषा में कवर किया जा रहा है। तो आप लोग अपनी स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये सारे वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन सारे वीडियो को देखिए और अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी कीजिए और साथ ही साथ आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग इसके अधूरे पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।